हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास की पेडागोजी। जो है आपके हम 400 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 400 क्वेश्चन में से हम 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 91 से आपको चल रहे हैं। 91 से इससे पहले क्लासे आपको डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अव्यूह का प्रकार नहीं है? हमें ये जरूर देख लेना है कौन सा प्रकार है और कौन सा प्रकार नहीं है। यह चीजें जरूर हमें ध्यान से देख लेना है। इसका कौन सा का ऑप्शन सही होगा? योजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुवर्ग शिक्षण, पाठ प्रदर्शन। क्या पूछा है आपसे कि कौन सा प्रभुत्ववादी अनुदेशन आत्मिक अवयव का प्रकार नहीं है? व्याख्यान विधि आपको पढ़ाएंगे, व्याख्यान करके बोलेंगे। ऐसे कोई कोई लेक्चर होते हैं, हिस्ट्री है जो जोर से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हिस्ट्री अच्छी लगती है और व्याख्यान विधि से समझ में भी आती है हिस्ट्री। तो ऐसे हिस्ट्री है, व्याख्यान विधि आप समझेंगे। है अनुवर्ग विधि, शिक्षण विधि, ऐसे पाठ प्रदर्शन जो पाठ का प्रदर्शन करेंगे। तो योजना विधि है। योजना विधि क्या है? योजना तो योजना बनाएगा टीचर के मुझे कैसे पढ़ाना है। ये आपकी प्रभुत्ववादी में नहीं आएगा। योजनावादी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। बहुभाषिता क्या होती है? अलग अलग भाषा के बोलने वाले बच्चे बहुभाषिता होती है। हाँ देखेंगे अपन। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन, एक रुकावट। बहुभाषिता किस में दिख रही है? एक आप देखेंगे एक गुण है, एक और साधन। बच्चे को किस साधन से पढ़ाना है, किस और भाषा जो है वो एक बहुभाषिता है। उसे क्या समझना चाहिए? ये गुण और एक साधन समझना चाहिए। जैसे गुण ये मतलब कुछ हमें मिल रहा है, इससे वो एक साधन है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसे बहुभाषिता होती है तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरह का साधन है, वो सीख रहे हैं, उससे घाटा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञान मतलब जो दिमाग से कार्य करते हैं। अनुप्रयोग, ज्ञान, अनुमूल्यन मूल्यन और बोध। आप देखेंगे प्रयोग करना, ज्ञान करना और बोध करना। बोध मतलब समझना चीजों को, ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर क्या करेंगे, कोई चीजों का बोध करेंगे। बोध करके उन्हें मतलब अपने अपन लर्न करते हैं तो बोध करते हैं कि हम जो लर्न कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और लर्न कर लिया तो वो सही है। फिर उसका प्रयोग करते हैं। कहीं पर हमने आज कोई चीज याद कर ली, हमने पहले याद कर लिया था ज्ञान क्या होता है, आज जरूरत पड़ी तो हम बोले कि ज्ञान जो होता है, तो उसका प्रयोग किया, अनुप्रयोग किया। अनुमूल्यन, मूल्यन क्या होता है? मूल्यन आपको पता है, मूल्यांकन। तो यह आपका संज्ञानात्मक में नहीं आएगा, यह आपका संज्ञानात्मक में नहीं आएगा। यही हमसे पूछा था कौन सा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना रहना बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन का जरूर ध्यान करें। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य, शिक्षा में अवरोधन कहाँ होता है? बालक का विद्यालय ना जाना। जब बच्चा बालक विद्यालय ही नहीं जा रहा तो उसकी शिक्षा तो वो शिक्षा आई ही नहीं है, अब रुक कहाँ से रही है जब शिक्षा आई ही नहीं है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, जब बच्चा विद्यालय गया ही नहीं है, विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया, शिक्षा ली ही नहीं है, अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना माने विद्यालय छोड़ दिया, उसने शिक्षा ली नहीं है। अब सी देखेंगे, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना। बच्चा बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में है, तो क्या हो रहा है, उसकी पढ़ाई रुक रही है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पेडागोजी को बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपका ये चल रही है टेस्ट सीरीज, आप इसको अच्छे कर लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता? नहीं का जरूर ध्यान करना है। क्या है?
कि कौन सा ऐसा कथन है जो शिक्षण की प्रकृति का सटीक व्याख्यान नहीं करता। शिक्षण क्या होता है? एक ऑप्शन गलत होगा कोई। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही हैं। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। अरे इस पर शिक्षक के लिए क्यों होगा? डी ऑप्शन आपका गलत है कि शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ देखना भी नहीं पड़ता, गलत क्वेश्चन इतना गलत होता है कि समझ में आ जाता है। तो क्या शिक्षण एक अंतःक्रिया है? शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण में तो विज्ञान, कला, मैथ सब आएगा। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, जो पढ़ेगा एजुकेशन तो विकासात्मक प्रक्रिया है ही। इसलिए यहाँ बोला है कि केवल शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए नहीं है। शिक्षक को भी ज्ञान मिलता है और बच्चे को तो मिलता ही है, बच्चे को तो शिक्षक पढ़ा ही रहा है। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ क्या है? बहुसंवेदी उपागम का दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यम का प्रयोग, गति बोध का प्रयोग। बहुसंवेदी, बहुसंवेदी का मतलब है जो अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बहु मतलब ज्यादा तरीके से संवाद हो रहा है, बात हो रही है, बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बी ऑप्शन राइट है, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके कितने सही हुए 30 में से हमको जरूर कमेंट करके बताएं। पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सामग्री जो क्रिया मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्त का विकास से। क्या पूछा क्वेश्चन में कि पाठ है जो सामग्री है, जो चैप्टर में जो दिया है आपको, जो कविता कहानी मुख्यतः किससे संबंधित होती है? तो छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है कि छात्र ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई पाठ बनाओ, ऐसा चैप्टर, ऐसी सामग्री बनाओ जिससे क्या हो, बच्चे का विकास हो सके, बच्चे सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, बच्चा हर तरीके से सोच सके वहां पर। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? आपको पता है, देखेंगे सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक। मनोगात्मक। अब यहाँ आपको पता है सबसे, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमको जो सही है वो तो नहीं समझ में आ रहा है, मगर जो गलत है वो एक समझ में आ रहा है। आपको पता होगा सामाजिक, सामाजिकता कहीं आए, यह आपकी बायगोस की आएंगे। तो हमें ब्लूम पूछा है तो सामाजिकता किसकी है? ये सामाजिकता ये है आपकी बायगोस्की की, लेव बायगोस्की सामाजिकता के हैं। तो ये तीनों ब्लूम के हो गए। ए ऑप्शन आपका नहीं है। यही पूछा था कौन सा सम्मिलित नहीं है। बच्चों की गलतियां क्या होती हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। क्या है? बच्चों की गलतियां क्या है? अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होती हैं तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है, महत्वहीन नहीं होती है। बच्चा गलती करके ही सीखता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बच्चे लापरवाह नहीं होते, गलतियां तो होती ही हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, नहीं, उससे सीखते हैं बच्चा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के व्यक्तित्व के समाजपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए। बालकों के व्यक्तित्व में समाजपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? बालक को अति संरक्षण प्रदान करना,
निरंतर बालक की अन्य बालकों से तुलना करना, घर पर अनुकूलन वातावरण प्रदान करना, बालक को निम्न में संरक्षण प्रदान करना। यहाँ भी संरक्षण हो रहा है, यहाँ तुलना हो रही है, यहाँ भी संरक्षण हो रहा है। बालक को क्या करना है, बालक जैसा है उससे उसे अनुकूल उसके अनुकूल उसे प्यार से बहला फुसलाकर समझाकर तो घर पर अनुकूलन वातावरण प्रदान करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बालक सीखता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, रुचि कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं। क्षेत्र विशेष में क्या हो रहा है, कोई कोई क्षेत्र विशेष में पूछा है, कोई कोई क्षेत्र विशेष में बालक की जो विशिष्ट योग्यता है, बालक बहुत अच्छा है, उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहेंगे, रुचि कहेंगे, अभिक्षमता कहेंगे, तो अभिप्रेरणा कहेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत क्षमता है बच्चे में, तो कहीं कहीं से अभिक्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नए नए आपको शब्द मिलेंगे, ध्यान करना। अभिक्षमता बोलते हैं इसको, ना अभिप्रेरणा, ना रुचि, ना मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए ऐसा तो होता नहीं है बच्चों कक्षा में, ये गलत है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा कुछ पूछ रहा है आपसे प्रश्न, तो कहा हाँ बेटा पूछो पूछो बेटा, बोलो क्या है, आपको हाल आ रहा है हाल बता दो, हाल नहीं आ रहा तो आप बोलो बेटा मैं इसका कल सोच समझ के कल बताऊंगा, कल लेकर आऊंगा, तो कल भी बता सकते हैं आप, उन्हें हाल भी बता सकते हैं। तो क्या करना है, उसे प्रेरित करना पूछने के लिए, उसे डांटना नहीं है, उसे रोकना नहीं है। ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा में सहयोग आत्मिक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? बच्चों का सहयोग आत्मिक कर रहे हैं, कैसा करना चाहिए? उस समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ऐसा गलत होता है, कहीं कहीं स्कूलों में होता है कि जो बच्चे होशियार है उन्हीं का सहयोग किया जाता है। सभी को देख के चलना है। समावेशी क्लासें हैं, समावेशी कक्षा है, बहुउद्देशीय परियोजना है, आपको पता है अपनी। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने, मतलब चुपचाप बैठे रहना, जो करना करते रहो, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चुपचाप बैठे रहो या किसी एक पक्ष की सुनो? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करके देना नहीं, छोड़ना नहीं है। सहयोग आत्मिक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये आपका राइट है। सहयोग आत्मिक होना है जब आप टीचर बन जाओगे। क्या होना है? सहयोग आत्मिक होना है तथा प्रत्येक समूह की निगरानी आपको करना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि, सह संबंध विधि, वर्णनात्मक विधि, अवलोकनात्मक विधि। आप देख रहे हो सबसे महत्वपूर्ण जो विधि होती है भविष्यवाणी के अलावा, तो करके सीखना। तो आप तो बहुत कह दो बेटा हमारा बेटा अच्छा कार्य करेगा, अच्छा करेगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मगर प्रयोग करके जो करेगा, प्रयोग करके वो कभी तो ध्यान नहीं भूलेगा, उसे वो चीज लर्न हो जाएगी। तो आपकी प्रयोगात्मक जो विधि है वह विधि आपकी यहाँ राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता क्या है? हमें पूछा सामाजिक निर्मितवादी। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। आपसे क्या पूछा कि हमको अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
तो क्या करना चाहिए? एक अधिगम के लिए दूसरों का सहयोग आप करें और आपका वो करें तो उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। एक सामाजिकता बढ़ेगी, समाज की बात चल रही है, समाज कहाँ बढ़ता है? आदान-प्रदान करने से सामाजिकता बढ़ती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट है। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना चाहिए। सामाजिकता बात आएगी तो हाँ, आदान-प्रदान की बात ज़रूर आएगी, आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है? रॉबर्ट एम गेने ने, एल गेज ने, विलियम एन बर्टन ने, जॉन बुवेकर ने। जी आपका जो ऑप्शन है, शिक्षण का तात्पर्य है कि अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगम करता है वो बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया? किसने किया? तो ये किया आपका रॉबर्ट एम गैनी ने। किसने किया? रॉबर्ट एन गैनी ने यह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा के बारे में प्रमुख है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा? एक खाली स्थान होगा यहाँ। कौन सा के बारे में प्रमुख है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो प्रगतिशील शिक्षा हमें बता रहा है? वहाँ प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में प्रवास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। आप कहीं मानक निर्देश आपको सही पता नहीं होगा मगर गलत अपने आप दिख जाता है। आप देखेंगे मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बच्चे के मूल्यांकन अकेले पे जोर दोगे, हमें पूछा प्रगतिशील होने के लिए, उसकी पाठ्य पुस्तक पे जोर दोगे कि पाठ्य पुस्तक अच्छी होंगी तो बच्चा प्रगतिशील हो जाएगा। मूल्यांकन और मानदंड कि नहीं, मूल्यांकन कर दिया, भाई प्रेरणा दोगे, दंड या पुरस्कार दोगे उसे और उसका एक निश्चित कर दोगे कि तुम्हारा इतना मूल्यांकन आना चाहिए नहीं तुम्हें दंड मिलेगा, क्या होगा? ये सब रॉन्ग है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में भी प्रवास करना होगा। प्रत्येक बच्चे की क्या करना है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता देखना है, उसकी कैसी है, उसी हिसाब से उसे आगे का कार्य देना है, उसी से उसकी संभावना बनाना है कि ये बच्चा यहाँ अपना प्रवास करना सीख सकता है। तो क्या करना है? बच्चे की जैसी क्षमता होगी उसी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। कोई बच्चा 1 2 3 सीख कर आया है तो उसे अब कैट सेट बैट मीनिंग देंगे। कोई बच्चा ईबीसीडी सीख के नहीं आया तो उसे ईबीसीडी देंगे। कोई बच्चा ईबीसीडी सीख के आया तो उसे मीनिंग देंगे। अब कोई बच्चा 1 2 3 नहीं सीखा तो पहले 1 2 3 सिखाएंगे, फिर उसे प्लस करना सिखाएंगे, 2 और 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बच्चे का क्या है? बच्चे की क्षमता देखकर बच्चे का मूल्यांकन करना है, वही प्रगतिशील शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है कि शिक्षा के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं? विद्यालय भवन की, खेल का मैदान, पुस्तकालय, ये सभी। आपको लग रहा है ये सभी है, क्योंकि हमें शिक्षा के लिए एक अच्छा विद्यालय भवन भी होना चाहिए जहाँ ऐसे इधर उधर से पानी नहीं टपक रहा हो, साफ सुथरा हो, पुस्तकालय भी हो, बच्चा कुछ अपने मनोरंजन के लिए कुछ चीजें पढ़ सकता हो, खेल का मैदान भी होना चाहिए बच्चे के लिए। तो सब चीजें सही होना चाहिए, इससे बच्चे की क्या है? शिक्षा बढ़ती है, बच्चा एजुकेशन में फर्स्ट रहता है, प्रतिभाशाली बालक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? एक रूप मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संचारण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। क्या पूछा है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचना एवं संरक्षण। दंड की बात आई, दंड तो आप काट दो, बच्चों को दंड नहीं देना। बच्चे छोटे होते हैं प्राइमरी में, उनको किसी प्रकार का दंड तो बिल्कुल नहीं देना। सूचनाओं का संचारण, उन्हें सूचना बता दोगे कि हम एक पटल पे लिख दिया कि बेटा हमने रणनीति बनाई है, आपको पढ़ना है, आपको बढ़ना है और आप ये पढ़ लेना,
बच्चा छोटा है, सूचना अभी इतना सूचना पढ़ के नहीं काम कर पाएगा। एक रूपता मानकीकृत परीक्षण ये भी गलत है। सभी बच्चों के साथ एक रूपता बनाना कि आज हम सभी बच्चों को 1 2 3 सिखाएँगे, आज सभी बच्चों को एबीसीडी सिखाएँगे, आज सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर देंगे। अब क्वेश्चन आंसर कैसे याद करने दे रहे हो? बच्चे तो अभी कोई-कोई बच्चे को तो अभी पढ़ना ही नहीं आ रहा, कोई बच्चे को तो अभी वर्णमाला का ही ज्ञान नहीं है। तो जैसे बच्चे अभी उससे पहले क्वेश्चन आया था, बच्चे की क्षमता को देखकर उसकी पढ़ाई करवाएँगे उससे। तो यहाँ अन्वेषण एवं परिचर्चा, अन्वेषण मतलब उसकी खोज करेंगे, किसको कितना आ रहा है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि का, अंतर्वैयक्तिक विधि बुद्धि का, निगमनात्मक बुद्धि का विधि का, अधिगमकर्ता के केंद्रित विधि का। आप देख रहे हो परंपरागत विधि तो वही है। जो परंपरागत विधि थी वो विधि हमारे भारत में सही नहीं थी और विदेश से भी आई हैं। हर जगह कुरीतियाँ थी, विदेशों में भी लोग आज़ाद हुए हैं, विदेशों में भी लोग वही चल रहा था। तो परंपरागत तो पहले ये था, वही टीचर केंद्रित शिक्षा थी। तो अब परंपरागत तो नए तरीके से नया सीख रहे हैं, परंपरागत तो गलत हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक मतलब बच्चे में अंतर करना, उसकी बुद्धि में, ये गलत हो जाएगा। निगमनात्मक पहले नियम बताएँगे, फिर उदाहरण बताएँगे, ये भी नहीं, बच्चा छोटा है। अधिगमकर्ता की केंद्रित विधि, जो अधिगमकर्ता उसमें केंद्र में होगा। अधिगमकर्ता मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, टीचर पढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और बाल अधिगमकर्ता मतलब बच्चा सीख रहा है, जो सीखने वाला होगा उसे महान मानो। तुम महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, बेटा तुम अपनी-अपनी क्षमता लेकर आते हैं बच्चे, तुम पढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो। हर बच्चे में ऐसा नहीं तुम गधा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या जानो, तुम्हारे पापा नहीं पढ़े, तुम भी नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं। क्या कि तुम पढ़ सकते हो, बच्चे को मोटिवेट करना कि तुम पढ़ सकते हो, अधिगमकर्ता तुम महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, बस हम तो सहयोग करता है, हर बच्चा अपनी-अपनी क्षमता लेकर आता है, तुम कुछ ना कर सकते हो, तो ऐसा आप कहोगे, वहाँ बच्चा क्या करेगा, सीखेगा बच्चा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की सक्रिय को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण देंगे? कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा जिसमें सक्रियता सुनिश्चित है? बच्चा सक्रिय है, वो यही बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चा प्रयोग करके सीख रहा है, बच्चा आदान प्रदान करके सीख रहा है, बच्चा स्वतंत्र होकर सीख रहा है। तो बच्चा कहाँ मतलब अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं सुखी हूँ, शांत हूँ, मुझे किसी बात का प्रेशर नहीं है और मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं सीख सकता हूँ, ऐसा बच्चा महसूस कर रहा है। प्रश्न पूछना, वाद विवाद में, सिद्धांत के लिए चिंतन करना, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न पूछना भी आप सही है, वाद विवाद करना कुछ आप पूछ रहे हैं, कुछ वो पूछ रहे हैं, या आप उसमें समूह बना रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सिद्धांत के लिए चिंतन करना कि अपना कोई सिद्धांत है, ये कैसा है, कैसा, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ सभी विकल्प राइट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये बाहुल सांस्कृतिक शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, मुख्य धारा शिक्षा है और विशेष शिक्षा है। अभी हमने पढ़ा, हमारे यहाँ क्या है, अब जो शिक्षा चल रही है एनसीईआरटी में, जो 2005 से जो चेंज हुआ है, उसमें समावेशी शिक्षा है। सभी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, उसको नाम दिया है समावेशी। अलग से कोई स्कूल नहीं बनाया जाएगा कि कोई विकलांग के लिए अलग स्कूल और कोई उनके लिए अलग स्कूल, जैसे कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उनके लिए अलग स्कूल नहीं बनाया जाएगा। तो क्या होगा, सभी के लिए एक ही स्कूल होगा। सभी के लिए क्या होगा, एक ही स्कूल होगा। तो उसी से क्या नाम दिया उनने, उसको नाम दिया है समावेशी। क्या नाम दिया, समावेशी क्लास, समावेशी कक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा समावेशी। क्या होगा, समावेशी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? शिक्षण कौशल से, श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये तो आप समझ रहे होंगे। उपयुक्त सभी,
सभी शिक्षा के लिए श्याम पट पर लिखना भी बहुत जरूरी है, प्रश्नों को हल करवाना भी बहुत जरूरी है, और प्रश्न पूछना भी बहुत जरूरी है, या वाद विवाद करना भी बहुत जरूरी है, बच्चों में अन्वेषण करना भी, विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है, ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अनुशासन किस तरह की मदद करता है। अनुशासन भी जरूरी है, वो ये ना, अगर टीचर चुप्पी बांध के बैठ जाएगा तो बच्चे फिर उधम करेंगे, उसे सहयोग करता कि नहीं रहना, अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। अनुशासन जब नहीं बनाएंगे, छोटी क्लास हो बड़ी क्लास हो, अनुशासन बहुत जरूरी है बनाना। तो क्या है, क्यों किस प्रकार पूछा है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अनुशासन। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, रटकर तो रटना रटना नहीं है, बच्चों को क्या है, समझाना है, कहानी के द्वारा, खेल के द्वारा, व्याख्यान देकर बच्चों को समझाना है, रटने पर जोर नहीं देना। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, टीचर चुप्पी साधे बैठा है, ये तो गलत संकेत है, टीचर को चुप्पी साध के नहीं बैठना है। अब हम बोर्ड पे क्वेश्चन खोल ले और शांत बैठ जाए, आपको क्या समझ में आएगा, बस कहेंगे लो खोल दिया क्वेश्चन, आप पढ़ लो, खिसकाते जाएंगे, आप पढ़ते जाओ, चुप्पी जहां आए गलत है। शिक्षकों को निर्देश देने वाला, शिक्षक निर्देश देने वाला भी नहीं है, शिक्षक सिर्फ समझाने वाला है, सहयोग करने वाला है। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, तीनों अपने आप ही रॉन्ग है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यह क्या है आपका अनुशासन, मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, और अपनी शिक्षा को उन्हें विनियमित मतलब बनाए रखने के लिए रेगुलर बहुत जरूरी है अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अभी हमने देखा समावेशी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, जो बच्चे एक साथ बैठ के मिलकर पढ़ते हैं, वह समावेशी शिक्षा होती है। शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, सही है, हमें पूछा है इनमें से कौन नहीं है। विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, यही तो है, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा नहीं बनाना है, यह इसमें रॉन्ग है, और यही हमारा ऑप्शन है। समान शैक्षिक अवसर, सभी को समान शिक्षक अवसर देना है, सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों को भी ध्यान रखना है, हमारे ये सही है, और हमारा बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा समावेशी का हिस्सा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है किस संदर्भ में। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है इन चार ऑप्शन में से किसके संदर्भ में। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। हमसे पूछा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, हर जो क्लास में पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, हर बच्चे को ध्यान रखना, हर बच्चे का समझ में आना कि बच्चा कौन सा किस चीज की जरूरत है, इसे कहाँ कौन सी चीज देना है, तो ये कौन सी शिक्षा हो जाएगी आपकी, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा आए तो आपका ऑप्शन राइट है, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से आदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। आप देखेंगे ये आपको सरल से कठिन की ओर, निगमन के ही उदाहरण है, ये निगमन का उदाहरण होता है, निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, और सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये किसके उदाहरण है, नियम के। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी राइट है, ये भी है। अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब पहले क्या करना है, बच्चा छोटा होता है, अब वो इतना नहीं जानता कि ये कमरा है तो ये कितने सेंटीमीटर का है, कितने फीट का है, कितने वर्ग मीटर का है। बच्चे से बच्चे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास के मैथ में आपको केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी के में मिलेगा कि अपने पाँव फुट से आज अपने रूम को नाप के आना कितने फुट है अपनी बुक को अपनी बिलत से नापो कितनी है। तो उसे अभी मोटा मोटा नापना सिखा रहे हैं, उसे भी वो नहीं आता रेगुलर, तो उसे उसे बोलेंगे अनिश्चित, और फिर वो निश्चित सीख जाएगा कि इतने मीटर इतना सेंटीमीटर है। तो बच्चा ये भी सही है। दृश्य से आदृश्य की ओर, पहले क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो पहले वो चीजें दिखाएंगे जो दृश्य होती है, जो मूर्त है, जो बच्चा देख सकता है, महसूस कर सकता है, छू सकता है, उनसे सिखाते हैं दृश्य। फिर बच्चा बड़ा होता जाता है, उसे आदृश्य की ओर ले जाते हैं, जो चीजें है ही नहीं है, माना कि ये एक्स वाई जेड, माना कि ये वो है नहीं है, बच्चा फिर उसे भी सीखने लगता है। जब प्याजे की उसमें दिया है, जब बच्चा
14 बस क्या कहते हैं बच्चा 12 से 14 साल का जब होता है बच्चा या 7 से 11 से 14 साल का होता है उस एज में वो ये सब सीखने लगता है। तो आपका आप देखेंगे यहाँ ये एक पूरा ही नियम दे दिया निगमन से आगमन तक, यह रॉन्ग है आपका, ये तीनों आपके राइट है, यही हमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग 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 थोड़ा गलत शब्द लग रहा है और ये दो शब्द सही थे। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये राइट लग रहा है। थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रैंकिंग, फिर रैंकिंग आ गया, रैंकिंग सब सही नहीं है, बच्चे की रैंकिंग नहीं करना। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेविंग करना। लेविंग मतलब वो लेविंग लगाना, तू कमजोर है, तू गधा है, तू विकलांग है, तू अंधा है, तू सुन नहीं सकता, ऐसे लेविंग लगाते। बच्चों की रैंकिंग भी नहीं करना कि भैया इस रैंक पे आया है, इस रैंक पे तू फर्स्ट है, तू सेकंड है। क्या करना है यहाँ, आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। करके सीखना है, परियोजना विधि, सहयोग विधि से सीखना है, बच्चे को करके सिखाना आएंगे, करके सिखाओ। परियोजना विधि से सिखाओ मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाकर कुछ समझा करो, सहयोग हो, जहाँ नहीं आ रहा वहां सहयोग करो, ये सही है। ऊपर वाले में आपको परियोजना विधि सही थी, क्षमता समूह बनाना, क्षमता के अनुसार ये भी आपका गलत था। क्षमता के अनुसार समूह नहीं बनाना, फिर तो वही कमजोर कमजोर के समूह बन जाएंगे, होशियार होशियार के समूह बन जाएंगे। समावेशी शिक्षा में ये कहा कि सभी को अपने आप ही चार चार पांच समूह में बांट दो, तो कोई वहां में 4 बच्चे होशियार हैं, 4 बच्चे जो पिछड़े क्षेत्र से आए हैं, तो एक दूसरे से सहयोग करके सीख लेंगे वो, तो इसलिए यह आपका गलत हो जाता। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? नहीं देखा है। व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, विषय की विशिष्ट प्रकृति। विषय को भी देखना है कि ऐसा होता है कभी कभी टीचर कह देते हैं कि ये चैप्टर तो बिल्कुल सही नहीं छपा है, तो अगली बार से फिर वो दूसरा आने लगता है, जैसे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो विषय की बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या दिया है, विद्यालय की विद्यार्थियों की मानसिक स्तर कैसा है, और व्यक्तिगत भेद मतलब किस बच्चे को कहाँ से आना है, कहाँ से सीखना है, किसको कितना आता है। अभिभावक का इसमें कोई काम नहीं है, अभिभावक इसका रॉन्ग हो जाएगा, वही हमें पूछा था, नहीं है। परि पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए कहाँ पर? सीखने की स्थिति में सुधार, उपकरणों का प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, रिकॉर्ड्स का रख रखाव। रिकॉर्ड्स का रख रखाव रख लेना आप, इससे क्या करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना बच्चों में। उपकरणों का प्रबंधन, ये तो आपके काम अलग से हैं। सीखने की स्थिति में सुधार, टीचर का पहला काम है कि बच्चों को सिखाने में कैसा सुधार कर पा रहे हो, बच्चे कैसे सीख पा रहे हो। अब आपको देखना है कि भैया हमारा पानी बच रहा है, बोट ना गल जाए, कुर्सी अंदर रख जाए, हम अपनी गेट लगा के जाए, तो जो आपके अलग से काम है। आपको बच्चों को कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई गेम खिलवाना है, जितना जरूरी नहीं है। रिकॉर्ड्स, गेम खिलवाना जरूरी है, मतलब कौन आगे आया, कौन पीछे आया, कौन, वो प्रतियोगिता ये जरूरी नहीं है। रिकॉर्ड्स का रख रखाव के वो रजिस्टर है, जो हाजिरी भर रहे हैं वो रजिस्टर है, ये सब चीजें पीछे मतलब पीछे आएंगी। सबसे पहले ये आएगा कि बच्चे को आप कितना सिखा रहे हो, बच्चे में कितना सुधार आ रहा है, सीखने की स्थिति में सुधार, ये आपका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, यह क्लास आपकी यहीं होती है समाप्त। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।